हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 साइंस से, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं विकास। क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, छोटी छोटी परिभाषा डेफिनेशंस हैं जो पूछी जा सकती हैं आपसे। और बाकी जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल के, वो इसमें देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में कि भाई जनन क्रिया के कारण संतान की उत्पत्ति होती है। आपको पता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो जनन होते हैं लैंगिक या अलैंगिक होते हैं, उनके कारण संतान की उत्पत्ति होती है, संतान पैदा होती है। जैसे हम अपने माँ बाप के पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इस पीढ़ी को क्या बोलते हैं? संतति कहते हैं। अगर आपसे संतति पूछा जाए तो वही है जो बच्चे पैदा हों अपने माँ बाप से, उनको संतति कहा जाता है। एक ही जनक की संतान, अब माँ बाप की जो संतान होती है वो हूबहू नहीं मिलती अपने पेरेंट्स से। इसको हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। तो जो जनक की संतान होती है वो हूबहू नहीं मिलती है, सेम नहीं होती है, जैसी नहीं होती है, इसे हम विभिन्नता कहते हैं। और माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में जाना, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई चेहरा पापा पर गया है या फिर नाक मम्मी पे गई है, तो उसको जाने को, गुणों को जाने को हम कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। और जीन आनुवंशिकता की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब क्या है कि जो जीन है वही आगे आनुवंशिकता को आगे बढ़ावा देता है, बढ़ाता है उसको, ठीक है। और वही रचनात्मक है, वही कार्यात्मक, मतलब वही कार्य करता है। जीन की वजह से सारी चीज़ें जो खेल है, जो आप चीज़ देख रहे हैं कि भाई सेम है, विभिन्नता है, ये सेम जीन की वजह से ही आती है। तो इसलिए ये एक आनुवंशिकता की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीन के अंदर या तो एक या फिर एक से ज़्यादा गुणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है जीन आपका? या तो एक गुण को नियंत्रित करेगा या फिर दो गुणों को। मतलब जैसे एक जीन हो सकता है कि भाई जो आँख नाक कान के काम आ रहा हो, एक जीन हो सकता है कि सिर्फ नाक के काम का आ रहा हो, मतलब उसका उसमें चेंज ला रहा हो, बदलाव ला रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। विज्ञान की शाखा, अब शाखा मतलब ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई आनुवंशिकता और भिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसे बोलते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आपसे पूछे तो ये बोलना कि भाई ये विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकी और विभिन्नता के बारे में बात करते हैं। अब जो मेंडल है आपका, वो आनुवंशिकी का जनन कहलाता है, उसे पिता जनक कहते हैं उसका। इसी ने इन्होंने स्टार्टिंग किया था आनुवंशिकी के बारे में, तो इसको मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनन कहते हैं। पूछा जाता है कि भाई आनुवंशिकता का जनन कौन है, जनक किसे कहा जाता है, जनन या जनक? तो आप किसे बोलेंगे? मेंडल को, ठीक है। अब उसने किस पे प्रयोग किया? सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे तो उसने प्रयोग किया था बेटा मटर पे के पौधे पे प्रयोग किया था, और बताया कि माता पिता के गुण या लक्षण जो होते हैं वो उनके बच्चों में आते हैं, जिसे हम वंशागत कहते हैं। वंशागत का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे माता पिता के गुणों का बच्चों में आना। उसके बाद मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। भाई सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई उसने आपका मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये था कि भाई मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विकल्पी लक्षण मतलब जो आप ऑप्शनल लेते हैं कि भाई हाइट, मटर का दाना कैसा है, गोल है, झुर्रीदार है, हरा है, पीला है, तो वो आपको सामने सामने दिखाई देते हैं। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। जीवन काल मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी आप इनके अंदर इनके लक्षणों को देख सकते हैं कि भाई छोटा है या बड़ा है, इसलिए इसको लिया, इसको मटर के पौधे का चयन किया। तीसरा, सामान्यतः स्वपरागण होता है। सामान्यतः इस पौधे में क्या होगा? स्वपरागण। स्वपरागण मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक ही पुष्प पे उसी का जो पुष्प का परागकण होता है वो वहाँ से वर्तिकाग्र पे पहुँच जाए, फीमेल पार्ट पे पहुँच जाए, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परंतु हम इसे कृत्रिम तरीके से भी पर परागण भी कराया जा सकता है। अगर हम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बात करें तो पर परागण मतलब सेम एक पुष्प का जो परागकण होता है वो दूसरे वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा, तो भी क्या हो जाता है? वो परागण कहलाता है। स्व मतलब एक ही पौधे पे पुष्प पे होता है जो सेम, ठीक है। उसके बाद वंशागति के नियम। अब वंशागति के नियम, भाई वंशागत मतलब जो नियम, जो भी गुण आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, इसके कुछ नियम होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो पहला नियम जो है आपका वो होता है आपका कि भाई, तो आपका जो वंशागति के नियम होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई मानव शरीर हर कोशिका को के में केंद्र पाया जाता है, और केंद्र में गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोशिका के बारे में। तो भाई कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्र पाया जाता है, और केंद्र के अंदर ही गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र बताऊंगा क्या होते हैं, XYZ जो होते हैं, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे गुणसूत्र की, तो वो मैं अब तो क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ा सा क्या होता है ये, कि भाई गुणसूत्र जो होता है आपका डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं। जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं, डीएनए से बनते हैं, पहली बात। ठीक है, जो आपका फुल फॉर्म क्या होता है इसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और जो डीएनए होते हैं वो जीन जो होते हैं डीएनए का हिस्सा होते हैं। जीन इट्स अ पार्ट्स ऑफ डीएनए। जो अब इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम होते हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर आपका जीन होगा। ठीक है, प्रॉपर ये आपके जो होगा, और जो आपने वो डीएनए सुना है, डीएनए जो होता है उसमें कुछ पार्ट जीन कहलाता है। जीन क्या होगा, जीन एक, मैंने पीछे बताया था आपको, वो एक गुण के लिए काम करेगा। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा गुण के लिए भी काम कर सकता है। जो गुण लक्षण हमें माता पिता में आएंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, जीन के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, जीन किसका हिस्सा है, डीएनए का, और डीएनए इटसेल्फ किसके हिस्से हैं, आपके क्रोमोसोम का। उसके बाद मानव में जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ध्यान रखना बेटा, जोड़े में। आपका जो भी जीन पाया जाता है मानव में वो जोड़े में हो, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। ठीक है, और यह जोड़े हमेशा दो लक्षणों को दर्शाते हैं। ठीक है, दो लक्षणों को दर्शाएंगे हमेशा। जो जोड़ा होता है वो हमेशा दो लक्षणों को दर्शाता है। इन विकल्पी लक्षणों में अब दो मतलब कैसे जोड़ा कैसे दर्शाएगा, पहला एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। इन विकल्पी लक्षणों में एक होता है आपका लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। मतलब प्रभावी का मतलब जो अपना प्रभाव दिखाएगा, और अप्रभावी जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, माता पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ अपनी संतान में स्थानांतरित करते हैं। मतलब जो क्या होता है, जो आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, आपका डीएनए होता है, वो एक नर से आता है और एक मादा से आता है, एक माता से एक पिता से आता है, और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में। ठीक है, जैसे आपने पुष्प के अंदर पढ़ा था, एक युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, नर युग्मक। ठीक है, और दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, उसे बोलते हैं निषेचन। ठीक है, सेम चीज़ वो हमारे नर और मादा में भी होती है, माता पिता में वही प्रक्रिया चलती है। ठीक है, उसके बाद मटर में दो विकल्प लक्षण कौन से होते हैं जो हम ले सकते हैं, तो लक्षण होते हैं तीन तरह के होते हैं, सात तरह के लिए थे उसने, हमने चार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कि भाई लक्षण गुण कोई भी होता है, पौधे का आकार, अच्छा इसमें कुछ प्रभावी लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है अप्रभावी। तो ये पौधे का आकार दिया हुआ है, लंबा हो सकता है, घुना हो सकता है, बीज का रंग पीला हो सकता है और हरा हो सकता है, बीज का आकार गोल हो सकता है और ये झुर्रीदार भी हो सकता है, फूल का रंग बैंगनी हो सकता है और या फिर सफ़ेद हो सकता है। तो इसमें आपको दिखाई दिया है कि भाई प्रभावी कौन से हैं और अप्रभावी कौन से हैं। इसमें एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए आपको, कि जो प्रभावी लक्षण होंगे, अगर ये दोनों साथ साथ होते हैं, ये दोनों जीन साथ में होंगे, इनके क्रोमोसोम साथ में होते हैं, तो ये वाला प्रभावी वाला अपना प्रभाव छोड़ेगा, ये वहाँ पे इसको दबा देगा, ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी जब हम क्रॉस पढ़ेंगे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर एकल संकरण, जो कि पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, कि भाई मटर के दो पौधे की एक जोड़ी। देखो, एकल संकरण का मतलब मोनो का मतलब एक होता है, तो एकल संकरण का मतलब जब हम एक जोड़ी विकल्प के लक्षणों के बीच होने वाले क्रॉस या संकरण की बात करेंगे, तो वो कहलाता है आपका एकल संकरण कहलाता है। जनक के पौधे लंबे व बौने पौधे थे। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, अभी इसको थोड़ा सा मत देखिए, बस ये देख लिए, देखिए आप, कि भाई जब हम मटर के पौधों में एक जोड़े विकल्प लक्षणों के बीच में बात करेंगे, क्रॉस करेंगे, संकरण करेंगे, तो उसे कहते हैं एकल संकरण। क्रॉस संकरण नहीं पता, चलो अभी बताता हूँ, फटाफट क्लियर कर लेते हैं इसको भी। देखिए, आपको पता है कि मैंने बात जोड़े की बात की थी, तो जोड़ा मतलब जैसे टी और टी मैंने बड़ा लिखा, और ये मैंने स्मॉल छोटा छोटा दो बार टी लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको बताया था जो भी गुणसूत्र होंगे जोड़े में होंगे, दोनों जोड़े में हैं। अब जो ये मैंने बड़ा टी लिखा है, ये है आपका, ये दर्शाता कि ये प्रभावी है। ठीक है, और जो ये छोटा टी है इसको बोलते हैं अप्रभावी। अब आपको क्रॉस का मतलब भी जो संकरण का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब जब मान लीजिए, आप किसी को भी नर मादा मान सकते हैं, ये आपका शुद्ध जो होगा पौधा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो ये जो शुद्ध पौधा जो होगा, ये पौधा शुद्ध छोटा होगा, या बोना बोल दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या होंगे, आप ये मान सकते हैं नर मादा कोई भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें बनेंगे युग्मक। आपने युग्म बनाया, तो युग्म में क्या होता है, जो ये जोड़े में होते हैं गुणसूत्र, वो अपने आधे आधे हिस्से में बढ़ जाते हैं, आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं। सेम यहाँ पर भी बेटा जो ये बन जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपके क्या है, चारों युग्मक। ठीक है, युग्म बन गए आपके।
ये बस कुछ नहीं करना, युग्मक जब भी बनते हैं बस ये ध्यान रखना है आपको कि वो क्या जो भी आपको जोड़ा दिया हुआ है उसमें से आपको अलग अलग हमको 2 भागों में बांट देना है। यहाँ पे भी आपने 2 भागों में बांट दिया है। अब जो संकलन होता है, ध्यान से देखिएगा, संकलन क्या होगा, आपको इसको उठाना है, एक युग्मक जो आएगा, आपने मान लिया ये नर, ये मादा, आपकी मर्जी है, आप मादा नर भी कर सकते हैं। एक ये आया आपके पास एक युग्मक, क्योंकि ये नर से एक नर से आता है, एक मादा से आता है, नर से आ गया, एक मादा से आएगा, और ये क्या बन गया आपका पौधा बन गया है। ठीक है, बात करेंगे ये इसे बोलते हैं संकरण, क्रॉस, क्रॉस कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है कि भाई इसके साथ ये आ गया, हो सकता है इसके साथ ये भी तो आ सकता है, ये आ गया, तो अगेन टी और टी। अब देखो मैंने बड़े टी को आगे बनाया है क्योंकि जो प्रभावी होता है लक्षण वो आगे आता है और जो अप्रभावी होता है वो पीछे चलते हैं। ये हमारा जो पहले से चलता आ रहा है, हम पहले से इसे ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे ही, अब इसको इसकी बारी, हो सकता है कि भाई ये ना आके ये आया हो, तो ये इसके साथ ये, और इसके साथ पहले इसके साथ कर दिया आपने तो ये बन गया। तो सेम ये हो सकता है कि ये इसके साथ भी आ सकता है, तो ये बन गया आपका टी और टी। हमेशा प्रभावी लक्षण को हम जो होता है उसको आगे दिखाते हैं और कैपिटल में दिखाते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको लक्षण कैपिटल में दिया हुआ है तो वो आपका क्या होगा, प्रभावी है, छोट स्मॉल में दिया है वो अप्रभावी है। ठीक है, अब ये चारों पौधे देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, देखिए आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ इसमें क्लियर। इसमें आपका जो बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी, अब ये 4 बन गए हैं आपके युग्मनज, अब इसे युग्मनज बोल सकते हैं, क्योंकि युग्मनज कब बनता है, जब नर और मादा आपस में निषेचन हो जाता है उनका। ठीक है, ये निषेचन दिखाया मैंने आपको, जो ऊपर बनाया है निषेचन हुआ है, और आपका क्या बन गया, ये युग्मनज बन गए, 4 पौधे बन जाएंगे इनसे, नर मादा से। ये आपके ये एक तरह की प्रायिकता होती है जिस तरह निकालते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है और ये 4 ऐसे ऐसे पौधे ये मटर के बीच बन सकते हैं, ऐसे पौधा बन जाएगा। तो इसमें क्या हो, चारों पौधे क्या होंगे, ये देखो बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी, चारों में ही बड़ा टी आपको दिख रहा है, स्मॉल टी भी है, लेकिन प्रभावी बड़ा टी होता है, आपको दिख रहा है बड़े पौधे वाला। तो ये सारे पौधे कैसे होंगे, सारे पौधे बड़े होंगे। ठीक है, ये क्या क्रॉस दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं बेटा जी संकरण। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आज बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसी को बोलते हैं हम संकरण। जब एक युग्मक आता है नर से, एक आता है मादा से, जब वो क्रॉस करते हैं आपस में, उसे बोलते हैं संकरण। ठीक है, और बात होती है एकल संकरण की, तो उसमें एक ही गुण की बात करते हैं हम। ठीक है, तो वो कहलाता है एकल संकरण। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, कंक्लूजन क्या निकलता है, अवलोकन क्या निकलता है, वो देख लेते हैं एक बार हम। देखिए, अब पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले ही आपको चीज़ समझ में ना आए कि भाई 1/4 कुछ रेशो का अनुपात चलता है यहाँ पे, कुछ को समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए बेटा, ये पूरे हिस्से, देखिए मैं बात करता हूँ, ये पूरे हिस्से कितने, एक मान लीजिए एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 4 हिस्से हैं आपके पास, ये 4 पौधे थे आपके पास, चारों एक एक है। ठीक है, हम बात करेंगे टोटल की, बात करेंगे कि भाई ये टोटल कितने आपके जो पौधे हैं वो कैसे पौधे निकलेंगे आपके, वो देख लेते हैं एक बार। तो आपको इसमें दिख गया होगा कि सारे पौधे लंबे होंगे, इसमें हम अनुपात नहीं पढ़ते हैं, और सारा क्या हो जाएगा आपका, सारे पौधे जैसे लंबे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये इसे बोल, जो भी ये आपके ये जो पौधे नए बने हैं इनको इस पौधे सबको बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन इन चारों में से 2 को ले रहा हूँ संकलन करने के लिए। भाई 2 को मैं देखना चाहता हूँ कि भाई बड़ा टी और जो ये जो प्योर थे, इनसे तो ये काम बन गया हमारा कि ये निकल के आ गया। मान लो हो सकता है कि अब इन चारों में से 2 को लेके मैं क्रॉस करता हूँ, कि तो क्या आता है, F2 पीढ़ी क्या आएगी, जैसे F1 पीढ़ी आई है वैसे F2 पीढ़ी की बात करते हैं कि वो क्या आएगी, जरा देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपके पास एक, तो मैंने एक ही ले लिया, थोड़ी सारे सेम सेम थे, मैंने 2 ले लिया। मान लो ये फिर अगेन नर है, ये अगेन ये मादा मान लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद और बात करें हम, तो फिर अगेन बनेंगे युग्मक। प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर कि भाई दोनों आधे आधे भागों में बट जाएंगे। ये आपका बन गया युग्मक। ठीक है, युग्मक बन गए आपके। फिर सेम चीज़ वही कहानी, आपने इसको इससे क्रॉस करा दिया कि भाई हो सकता है कि इसका जीन इससे इस वाले जीन से मिल जाए, गैम युग्मक इससे मिल जाए आपस में, हो सकता है ये वाला इससे मिल जाए। जब आप इससे करोगे आप तो बड़ा टी आ जाएगा, जब आप बड़े टी से इससे करोगे तो बड़ा टी और छोटा टी आ जाएगा। आपने इससे किया तो सेम अगेन बड़ा टी आगे आएगा बेटा और छोटा टी पीछे रह जाएगा। अगर आपने इससे किया है तो इससे किया, दोनों स्मॉल टी आप जहाँ मर्जी रख सकते हैं। ये आपके बन गए युग्मनज, जिससे नया पौधा बनेगा, तैयार हो जाएगा। ये आपकी आ गई है F2 पीढ़ी। क्या आ गई है, F2, ये आपकी F2 पीढ़ी है।
ये आपका एकल संकरण ही किया है आपने दोबारा से। अब इसमें हम देखने वाली बात क्यों, हमने किया क्यों, क्योंकि हमें ये देखना था कि भाई हमारा जो छोटा प्योर पौधे और वो जो छोटा प्योर लिया था हमने, है ना, बड़ा और छोटा लिया था, वो वापस आते हैं या नहीं आते नज़र आपको, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ देखो जी आप, तो ये भाई प्योर बड़ा आ गया भाई, शुद्ध बड़ा वाला आ गया, ये शुद्ध छोटा वाला आ गया भाई, ये दोनों वैसे बड़े वाले आ गए। अगर हम देखें कि भाई 3 इसमें लंबे पौधे होंगे देखा जाए तो, और एक पौधा छोटा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी को बना देते हैं हम अनुपात, क्या बना देते हैं, अनुपात। इसको बोलते हैं बेटा जी जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात। अगर आपसे पूछता है कि भाई जीनोटाइप अनुपात कितना होगा इसमें, जब हम F2PD में देखते हैं तो 3:1, मतलब 3 आपके लंबे पौधे हैं, एक पौधा छोटा है। जीनोटाइप, सॉरी ये बेटा, सॉरी गलती हो गई, ये आपका फिनोटाइप है बेटा, सॉरी। फिनोटाइप रेशियो है 3:1। फिनोटाइप क्या होता है बेटा जी, जो आपको बाहर से दिख रहा है, ठीक है, बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइपिक बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो बाहर से आपको 3 पौधे लंबे दिखाई देंगे, सॉरी बेटा वो गलती हो गई। अब अगर हम बात करें दोबारा से, बात अगर मैं अनुपात निकालूँ तो देखूँ, दोबारा से देखूँ तो एक आपका प्योर बड़ा है, एक दो बीच मतलब थोड़े से वैसे हैं, मिले हुए आपस में, मिक्सिंग हो रखी है इनकी, मिले हुए आपस में, छोटा टी बड़ा टी है, तो 2 वो हो गए और एक प्योर छोटा हो गया। अगर इनको देखें तो ये होते हैं बेटा जी जीनोटाइप अनुपात, जो मुझे बताना था आपको, जो गलती से निकल गया, जीनोटाइप अनुपात। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फिनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं आपको, 3 पौधे लंबे और एक जो पौधा छोटा होगा, क्योंकि इनमें ये पौधे जो युग्मक हैं, बड़ा टी प्रभावी जीन प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा और पौधे को लंबा कर देगा। लेकिन बात करें अगर हम कि भाई ओवरऑल अंदर से कैसा उनके जीन हैं, तो भाई एक शुद्ध आपका बड़ा लंबा है, एक शुद्ध आपका छोटा है, और 2 आपके इन बिटवीन बीच के जीन हैं उनके, दोनों मिक्सिंग जीन है। तो इन्हें बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। इसे जीनोटाइप से जीन से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फिनोटाइप मतलब फा से याद करो, फिजिकल, बाहर से भौतिक, तो 3:1। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई अवलोकन करते हैं, निष्कर्ष देखते हैं अब कि F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे, आपने यहाँ देखा सारे पौधे लंबे थे, और जब कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सारे पौधे कैसे थे आपके, लंबे थे। ये F1 संतति थी आपकी। F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे थे और 1/4 पौधे छोटे थे। देखो ये था आपका, मैं बात करूँ फिनोटाइप अनुपात बात करूँ तो आपको पता है भाई 3 पौधे थे, कितने में से, 4 में से, ये पौधे लंबे थे। फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एक पौधा छोटा था, कितने में से, 4 में से, तो ये क्या था, छोटा था। तो इस तरह इनको लिखा हुआ है, कन्फ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। उसके बाद फिनोटाइपिक अनुपात, मैंने आपको 3 अनुपात F2PD में, F2PD की बात हो रही है यहाँ पे, F2PD में ही, F2PD के अंदर ही आपका अनुपात बनते हैं, F1PD में नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा और जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष अवलोकन कर लिया हमने, देख लिया क्या निकला, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो भाई बड़ा टी छोटा टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि छोटा टी छोटे पौधे होते हैं। अगर आपके ये दोनों आपको बड़ा टी जहाँ दिख दिया तो इसका मतलब पौधा लंबा होगा, और जहाँ पे दोनों ही टी छोटे होंगे वहाँ पे वो क्या होगा, पौधा छोटा हो जाएगा। टी की एक एकल प्रति पौधे की लंबा होने बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर इसकी एक प्रति मतलब वो बोला ना, दोनों में अगर बड़ा टी एक भी हुआ ना तो उसी से पौधा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बोने पौधे के लिए आपको दोनों टी छोटे स्मॉल टी का होना, छोटे टी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा टी हुआ तो वही पौधे को बड़ा कर देगा। टी को प्रभावी लक्षण कहते हैं और छोटे टी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बड़ा टी है प्रभावी है, छोटा टी है तो अप्रभावी है। एकल संकरण में F1PD में प्रभाविता का नियम लागू होता है, ये ध्यान जरूरी है। तो पहला जो नियम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहले वाले जो आपका वो है, जो F1PD पढ़ी थी उसमें हम क्या कौन सा नियम पढ़ते हैं, प्रभावित का नियम। प्रभावी जो होगा वो अपने आप को शो करेगा, दर्शाएगा, और जो नहीं होगा वो अपना दब जाएगा, बैठ जाएगा अपना आराम से। जबकि F2PD में जो आपने पढ़ा पृथक्करण का नियम पता चलता है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। दोनों नियम आपको मैंने बता दिया F2PD में, कि F1PD में था प्रभाविता का नियम और F2PD में पृथक्करण का नियम। पृथक्करण मतलब देखो अलग अलग हो गए, आपने देखा कि भाई सब अलग अलग हो गए, इस तरह से सब अलग अलग हो गए, देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, ये दोनों अच्छा ये अलग हैं, सब अलग अलग हो गए, ऐसा कुछ F1PD में नहीं था, ठीक है। और डायबेटिक क्रॉस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, रिवॉर्ड आपके आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।